Okay, so let's solve more questions on chapter 1. If energy E, velocity V, and force F be taken as fundamental quantity, then what are the dimensions of mass? देखो हमको ऑलरेडी पता है कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम। नॉर्मली अगर ऐसा सिस्टम में तो चार और होते हैं, करंट हो जाता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, then luminous intensity which is in candela, then of course you have amount of substance which is in mole, right? So normally these are fundamental quantities और LMT तो ये कॉमन ही होता है, लेंथ मास टाइम, CGS में भी फंडामेंटल एंड इन एवरी सिस्टम इट इज फंडामेंटल। सो इन्होंने बोला है कि मान लो कि लेंथ मास टाइम नहीं बट एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स, इसको हमने फंडामेंटल ले लिया। ले सकते हैं ना, क्यों नहीं ले सकते? जब आप बोल सकते हो वेलोसिटी एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप बोलते हो डिस्टेंस फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो दो फंडामेंटल से वेलोसिटी बना है, तो इसलिए वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, राइट? बट समवन विल से व्हाई, डजंट मैटर, आई विल कॉल दिस एज फंडामेंटल, है ना? तो इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमने वेलोसिटी को फंडामेंटल ट्रीट किया, एनर्जी को फंडामेंटल ट्रीट किया और फोर्स को फंडामेंटल ट्रीट किया, तो मास के क्या डायमेंशंस आएंगे, राइट? तो इफ यू रिमेंबर, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई किया था और हम एक किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम बोल देंगे लेट मास डिपेंड्स ऑन एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स। लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेज टू 1 या फिर -1 या फिर -10 या फिर +10 या फिर +5, हमको नहीं पता। तो हम बोलेंगे इन जनरल एनर्जी रेज टू x, velocity raised to y, and force raised to z. Okay, and you already know, तो जब आप डायमेंशंस की बात करोगे तो आप बोलोगे m इक्वल टू सम कांस्टेंट k, एंड दिस कांस्टेंट k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसके डायमेंशन नहीं है। e raised to x, v raised to y, f raised to z। फिर आप बोलोगे डायमेंशंस ऑफ मास इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एनर्जी raised to x, dimensions of velocity raised to y, dimensions of force raised to z. Okay, this is how we're supposed to do. Now mass के dimensions मतलब m raised to 1, energy के dimensions आपको पता है m1 l2 t minus 2, हमने कल भी ये यूज किए थे dimensions raised to x। velocity के dimensions आपको पता है, you already know L1 t minus 1, ये वेलोसिटी के डायमेंशंस है, रेज टू y। फोर्स के डायमेंशंस भी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के डायमेंशंस मतलब m1, इफ यू रिमेंबर, आपको ये याद होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन मतलब m1 L1 t minus 2 रेज टू z आएगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू z, यहाँ पे पावर में z आएगा। ओके, so this is how it is। तो मास के डायमेंशंस m raised to 1, एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 t minus 2, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 t minus 1, एंड फोर्स के डायमेंशंस m1 L1 t minus 2। तो आपको फंडामेंटल मतलब बेसिकली एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारे डायमेंशंस अभी आपको पता होने चाहिए एट दिस स्टेज। सो you can write down m raised to 1, यहाँ पे आपके पास आएगा m raised to x, l raised to 2x, t raised to minus 2x, l raised to y, t raised to minus y, m raised to z, l raised to z, t raised to minus 2z। this is what you have। तो जितने भी जगह पे m दिख रहा है सबको साथ में लाओ और पावर्स को लिखो x प्लस z आ जाएगा। ओके, सिमिलरली l के लिए 2x प्लस y प्लस z आ जाएगा और t के लिए -2x माइनस y -2z हो जाएगा। सो
-2z हो जाएगा। फिर आप बोलोगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे m का पावर क्या है, x प्लस वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड में m का जो पावर हो और राइट हैंड साइड में जो m का पावर हो वो इक्वल होने चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0, क्योंकि l तो दिख ही नहीं रहा है हमको। डू यू सी l हियर? नो, यू डोंट सी l, तो यू डू नॉट सी l हियर, तो l रेज टू 0 है मतलब, तो यहाँ पे l रेज टू 0 है, t रेज टू भी 0 है, तो आप लिखोगे 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और आप लिखोगे -2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, राइट? तो नाउ यू हैव सपोज टू सॉल्व दिस, आपको इसको सॉल्व करना है एंड डन, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? तो ऑफ कोर्स आपके पास 3 इक्वेशन है एंड इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू नो दिस, ओके, यू हैव टू नो दिस। तो कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा, देखो क्या है कि 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसल, ये टर्म कैंसल, यहाँ पे 2z माइनस z मतलब z इक्वल टू 0। अब आपको z इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब z इक्वल टू 0 मिल गया, तो z इक्वल टू 0 जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 आप इक्वेशन नंबर 3 में या 2 में डाल दो, तो सब्स्टिट्यूट इधर इन 2 और इन 3, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो पुट x equal to 1, z equal to 0 in equation number 2. So what was equation number 2? 2x plus y plus z equal to 0. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल गेट 2 into 1 plus y plus 0, मतलब y equal to -2. Therefore, as you know, m was proportional to mass was proportional to e raised to x, v raised to y एंड f raised to z। तो आपके पास x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई -2 और z की वैल्यू आई 0, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू e v raised to -2। सो dimensions of mass in terms of energy, velocity and force is option number B, e raised to 1 v raised to -2। तो मैं वापस ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। हमने एनर्जी को, वेलोसिटी को और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट किया है। हमको मास के डायमेंशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स। तो हमने बोला मान लेंगे कि चलो मास इज प्रोपोर्शनल टू e रेज टू x, v रेज टू y, f रेज टू z। तो फिर m इक्वल टू सम कांस्टेंट k, e रेज टू x, v रेज टू y, f रेज टू z। ओके, तो नाउ dimensions of mass equal to dimensions of E raised to x, dimensions of V raised to y, dimensions of F raised to z। m मास, मास के डायमेंशंस आपने m raised to 1 लिखा है, एनर्जी के डायमेंशंस आपने लिखे m1 L2 T minus 2 raised to x, आपने वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखे हैं, आपने फोर्स के डायमेंशन लिखे हैं, ऑल इन टर्म्स ऑफ m L and T। ओके, फिर m के सारे पावर्स को इक्वेट कर लो, मतलब कंबाइन कर लो, L के पावर को कंबाइन कर लो, T के पावर को कंबाइन कर लो, फिर बोलो कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड पे जो m का पावर है वही राइट हैंड साइड पे m का पावर हो सकता है। L का पावर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है दिस शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ L ऑन द राइट हैंड साइड, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे 3 इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करो, x, y और z की वैल्यू मिलेगी एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6,
The period of oscillation of a simple pendulum is given by t equal to 2 pi under root of L by G. हमने इस फॉर्मूला पे 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में सॉल्व करके रखे हुए हैं. Where L is about 100 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, एंड इज नोन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी. मैंने बताया था जितना एक्यूरेसी उतना एरर, मतलब इन्होंने डेल्टा L की वैल्यू 1 mm बोल दिया है. 1 mm is, if you remember, 10 power minus 3 मीटर, मतलब 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में ही है, मुझे सेंटीमीटर में लिखना है. यू नीड टू नो दिस. mm से अगर आपको डायरेक्ट सेंटीमीटर कन्वर्जन पता होगा तो वेल एंड गुड. अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम mm टू सेंटीमीटर. तो फ्रॉम mm टू सेंटीमीटर इज 0.1, मतलब 10 पावर माइनस 1, तो 0.1 सेंटीमीटर. लेंथ की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, लेंथ में एरर 0.1 सेंटीमीटर का है. आगे बोला है द पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड, मतलब t की वैल्यू अबाउट 2 सेकेंड है, 2 वैल्यू है. ओके, द टाइम ऑफ 100 oscillations is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. The percentage error in G is. Now exactly यही क्वेश्चन थ्योरी में था और एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि गड़बड़ कहाँ होती है. यू नीड टू नो वेयर you may go wrong. Time period is about 2 seconds. The time for 100 oscillations is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. Okay, तो आपके पास जो एरर इन मेजरमेंट फॉर टाइम है, ओके राइट, ये 0.1 सेकेंड है, लेकिन ये 0.1 सेकेंड एरर 100 ऑसिलेशन के लिए है, तो डिवाइड बाय 100. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है. टाइम पीरियड इज अबाउट 2 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू डायरेक्टली बता दी कि 2 सेकेंड है. अब टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, हमने 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया है विथ एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेकेंड, मतलब 100 ऑसिलेशन में एरर 0.1 सेकेंड का है. तो एक ऑसिलेशन में कितना, 0.1 बाय 100. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नो, आई एम सेइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. 100 ऑसिलेशन में 0.1 का एरर, तो एक में कितना, 0.1 बाय 100. सिंपल सा मैथमेटिक्स है. आपको बोला है परसेंटेज एरर इन जी. तो अगर आपको थ्योरी क्लासेस याद है, तो मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको एक चीज बताई थी कि जिसका परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है, पहले उस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, बाकी सब चीजों को राइट हैंड साइड में रखो. मतलब मैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G लूंगा, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूंगा, तो 2 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर L बाय G, क्योंकि रूट हट जाएगा यहां से स्क्वायर करने के बाद, तो G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाय T स्क्वायर. अब आप बोलोगे परसेंटेज एरर इन G इज गिवन बाय डेल्टा G बाय G इंटू 100 इक्वल टू, आपको पता है 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता. यू शुड नो, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है. देयर इज नो एरर इन कांस्टेंट. ओके, सो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता. 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं होता. L लेंथ है, लेंथ में एरर स्पेसिफाई किया है. जब बोला एक्यूरेसी बोला है, मतलब एरर बताया है आपको. तो और यहाँ पे L का पावर 1 है. तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपके पास a रेज टू n अपॉन b रेज टू m, या फिर a रेज टू n अपॉन b रेज टू m, ऐसा कोई क्वांटिटी है, या फिर इवन ऐसा भी हो सकता है b रेज टू m अपॉन a रेज टू n, इन सारे केसेस में आपको डेल्टा z बाय z इंटू 100 मिलेगा.
n into delta a by a into 100 प्लस m into delta b by b into 100। तो ये रूल है, दिस इज रूल। इंडेक्स को आगे लिखो मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी, इंडेक्स को आगे लिखो मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी। डजंट मैटर a रेज टू n न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, डजंट मैटर b रेज टू m न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो ये दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंथ रेज टू 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस टी का पावर 2 है, तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू। अब आपको डेल्टा एल 0.1 पता है, आपको एल पता है 100, और मेक श्योर कि डेल्टा एल और एल दोनों सेम यूनिट्स में है। आप चाहो तो डेल्टा एल को मीटर में लिखो, लेकिन फिर लेंथ को भी मीटर में कर देना। अगर आपने डेल्टा एल को सेंटीमीटर में लिखा है तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में रखना, इंटू 100। 100 तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, प्लस सेकेंड टर्म में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अभी डेल्टा टी वी हैव 0.1 by 100 and into 2 because t is 2, तो डेल्टा t is 0.1 by 100 और t जो है वो 2 है, into 100। 100 कैंसिल हो गया, ओके, 2 भी कैंसिल हो गया। तो पहले टर्म में 0.1 बचा, दूसरे टर्म में 0.1 बचा, तो टोटल एरर इज 0.2%, ऑप्शन नंबर सी। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई क्वांटिटी एंड एरर इन्वॉल्व। एल और डेल्टा एल, टी और डेल्टा टी फाइंड करना ही जरूरी है, और यहाँ पे गलती होती है डेल्टा टी फाइंड करने में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया गया है 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया, उसका एक्यूरेसी 0.1 सेकेंड, मतलब एरर फॉर 100 ऑसिलेशन इज 0.1 सेकेंड। तो हर एक ऑसिलेशन में कितना? 0.1 by 100। अगर ऐसा बोला होता कि 50 ऑसिलेशन में एक्यूरेसी लीस्ट काउंट 0.1 है, तो 0.1 by 50 इन ईच। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। फिर जो क्वांटिटी में परसेंटेज एरर आपको फाइंड करने के लिए बोला है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, एंड देन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन इज जोक फॉर यू। व्हाई? बिकॉज फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताए परसेंटेज एरर के। आपको 7th क्वेश्चन में बोला है अ फिजिकल पैरामीटर ए कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग बी सी डी एंड ई यूजिंग रिलेशन। हमारे पास एक फिजिकल पैरामीटर है ए, जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग बी सी डी एंड ई बाय द रिलेशन b raised to alpha c raised to beta upon d raised to gamma e raised to delta. If the maximum errors in the measurement of b c d and e are b1%, c1%, d1% and e1%, मतलब b का परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा b बाई b इंटू 100, ये आपको बोल के रखा है कि ये b1 है, दिस इज b1%। सिमिलरली आपको C क्वांटिटी में एरर डेल्टा C बाई C इंटू 100 ये देख के रखा है, दिस इज C1%। आपको डेल्टा D बाई D इंटू 100 ये बता के रखा है, दिस इज D1%। और आपको E में एरर डेल्टा E बाई E इंटू 100 बता के रखा है E1%। दिस इज व्हाट यू नो, ओके, इतना आपको बता के रखा है। आपको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए। तो एज यू नो कि ए का जो फॉर्मूला है, जो गिवन फॉर्मूला है, एज यू नो, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू वही जो फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, इंडेक्स मतलब पावर पहले इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस बीटा इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस gamma into percentage error in D
plus delta into percentage error in E. Okay, so this is very simple thing. ये तो एक्चुअली ओरल क्वेश्चन था, बट आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज इट इज जस्ट बाय लुकिंग ऑप्शन नंबर बी. तो कैसे बताता हूं मैं आपको. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नॉट बी. अल्फा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ये B1 है, B1% है. ओके, प्लस बीटा डेल्टा सी बाय सी, ये C1% है. प्लस गैमा डेल्टा डी बाई डी, ये D1% है. प्लस डेल्टा डेल्टा ई बाई ई, ये E1% है. तो अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गैमा D1 प्लस डेल्टा E1%. ऑप्शन नंबर डी. अब इसको ओरल कैसे करते हो, ये भी अभी धीरे धीरे सीखना तो पड़ेगा ना हम लोगों को, बिकॉज एज यू नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट. हमें टाइम ही नहीं मिल पाता क्वेश्चन सॉल्व करने का. मैं एक ट्रिक बताता हूं. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल बी यूजिंग ट्रिक नाउ. ट्रिक. सो इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला देखा है दिस वन, क्या करना, आपको बी सी डी और ए में परसेंटेज एरर बताया है, आपको ए में परसेंटेज एरर पूछा है. तो परसेंटेज एरर इन ए निकालते वक्त क्या करना, अल्फा पावर को लिख लो, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन बी डायरेक्टली. बी का परसेंटेज एरर क्या था, B1. पावर बी लिख लो, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन सी, क्या था वो आपको याद होगा, C1. गैमा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन डी, दैट वाज D1. डेल्टा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन ई, दैट वाज E1. हो गया क्वेश्चन खत्म. just by looking. This is all happening inside your brain, inside your mind. You're not even writing this on paper. अच्छा, b raised to alpha, c raised to beta upon d raised to gamma, e raised to delta. Alpha b1 plus beta c1 plus gamma d1 plus delta e1. Option number D. This is how you are supposed to do. Next question. So we are going to come across such tricks. मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, एंड इन द नेक्स्ट 1.5 year यू विल बी कंप्लीटली ट्रेन. नो कैलकुलेटर्स, नो लॉग बुक्स, डायरेक्टली सॉल्व करना है आपने. द रेजिस्टेंस आर विच इज V by I, ऑफ कोर्स ये आपको पता है, ओम्स लॉ, वेयर V इज 100 प्लस माइनस 5. मैंने आपको बताया था, द मोमेंट यू राइट 100 प्लस माइनस समथिंग, इसका मतलब V की वैल्यू 100 और डेल्टा V की वैल्यू 5. क्योंकि ये जो सेकेंड पार्ट होता है ये हमेशा एरर स्पेसिफाई करता है. ओके, तो V100 डेल्टा V5 एंड I की वैल्यू 10 और डेल्टा I करंट की वैल्यू, मतलब करंट में एरर 0.2. व्हाट इज टोटल एरर इन R? तो R इक्वल टू V बाई I. वापस वही फॉर्मूला, डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाइड बाई 100. यहाँ तो और भी इजी है, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो पावर का तो टेंशन ही नहीं है. मतलब डायरेक्टली डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई I इंटू 100. ओके, गुड. तो आपके पास डेल्टा V ये आपको दिया है 5 बाई 100 इंटू 100 और प्लस डेल्टा I कितना है, 0.2 बाई 10 इंटू 100 बाई 10 है, बाई 10 इंटू 100. तो ये और भी इजी, कैंसल बिकॉज दिस इज 5 प्लस व्हाट इज 0.2, 2 बाई 10, तो 2 बाई 10 और ऑलरेडी नीचे 10 था, तो 10 इंटू 10 100. 0.2 इज 2 बाई 10, ऑलरेडी नीचे 10 था तो 100. तो ये भी कैंसल हो जाएगा, कैंसल एंड कैंसल. तो you will have 2%. तो 5 plus 2 is 7%. तो option number B. So this is how you can solve. Easy again and fast. तो क्या करना, पावर 1 होना सबसे इजी केस होता है. तो R में परसेंटेज एरर, मैं ट्रिक बता रहा हूं अब. R में परसेंटेज एरर मतलब V में परसेंटेज एरर प्लस I में परसेंटेज एरर. V में परसेंटेज एरर ओरली हो रहा है ये अब,
डेल्टा वी बाय वी, व्हाट इज डेल्टा वी? 5, 5 बाय 100 इंटू 100 कैंसिल 5। डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, डेल्टा आई उप्स 0.2 नीचे 10, 0.2 बाय 10 इज 2 बाय 100 इंटू 100 कैंसिल, तो 5 प्लस 2 7। तो ऐसा ये ओरली आप कर सकते हो। ओके, सो जस्ट it will take little bit of time to get used to such tricks. Okay, so next question, question number 9th. A physical quantity is given by x equal to m raised to a, l raised to b, t raised to c. The percentage error in the measurement of m, l, t are alpha, beta, gamma respectively. The maximum percentage error in the quantity x is, as per the trick I told you, if x is equal to m raised to a, l raised to b, t raised to c, तो मैंने बताया था परसेंटेज एरर निकालते टाइम डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 जब करोगे तो a इंटू परसेंटेज एरर इन m, दैट इज अल्फा, प्लस b इंटू परसेंटेज एरर इन l, दैट इज बीटा, प्लस c इंटू परसेंटेज एरर इन t, दैट इज गैमा। राइट, ये ट्रिक था। अब ट्रिक नंबर 2, जब भी परसेंटेज एरर निकालते हो फर्स्ट थिंग माइनस कभी नहीं आता, तो ये तो आएगा नहीं। उसी कैसे कैसे धीरे धीरे ट्रिक्स ऐड होते जाएंगे। नेगेटिव कभी नहीं आता है परसेंटेज एरर, या एरर में कहीं भी नेगेटिव नहीं आता है, तो ऑप्शन बी नहीं आएगा। दूसरा, इंडेक्स, इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर होता है ना। ए इंडेक्स में था, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन एम, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड कभी नहीं होता। मतलब यहाँ पे तुम्हें डिनोमिनेटर भी कभी नहीं दिखने वाला, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा एक ही, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर दोज हु वांट मी टू राइट डाउन दिस थिंग। तो ए इंटू परसेंटेज एरर इन एम प्लस बी इंटू परसेंटेज एरर इन एल plus C into percentage error in T, and percentage error in M is alpha plus B into beta plus C into gamma. Option number A. This is how you are supposed to solve. तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन था। देन ओके, सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने किया था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, सो इट इज बाय मिस्टेक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज। तो आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। सिंपल पेंडुलम, यू हैव अ वायर, then you have a bob. Okay, this bob is oscillating, so it is oscillating between two ends like this. तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग गया, दैट इज टाइम पीरियड। तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज रिकॉर्डेड एज, मतलब पहली बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो 2.63 सेकेंड्स, दूसरी बार जब मेजरमेंट लिया तो 2.56 सेकेंड्स, तीसरी बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो 2.42 सेकेंड्स, चौथी बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मुझे मिला 2.71 सेकेंड्स, और पांचवी बार जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मुझे मिला टाइम पीरियड एज 2.80 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज values that you are getting when you are recording मतलब मेजर करना, when you are measuring time period। तो आपके पास 5 अलग अलग वैल्यूज हैं। आपको पूछा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। आपको याद होगा एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू माइनस ईच वैल्यू। आप पहले मीन वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का मीन निकालना पड़ेगा, टी मीन, that is T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5। मैं कैलकुलेशंस नहीं करके देने वाला हूं,
ये आपको करना है डिवाइड बाय 5, तो ये एवरेज वैल्यू आपकी 2.62 सेकेंड्स आएगी। मैंने करके रखा है, दैट्स व्हाई आई नो 2.62 सेकेंड आएगा टी मीन। फिर आप मीन एरर, मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, आपको याद होगा अगर आपके पास n रीडिंग है तो एरर भी n मिलते हैं, तो टी मीन माइनस T1 ये फाइंड करोगे। ओके, तो यू विल बी फाइंडिंग आउट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ऑल 5 रीडिंग्स। तो ये आपको मिलेगा डेल्टा टी 1 2 3 4 एंड 5, 5 एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5th रीडिंग। ये सारा हमने थियरी क्लासेस में किया है ऑलरेडी, कवर वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी है। दिस इज 0.01, दिस इज 0.06, दिस इज 0.20, दिस इज इक्वल टू 0.09, दिस इज इक्वल टू 0.18। ओके, फिर आपको याद होगा, फिर आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो। पहले तो आप 5 रीडिंग का मीन निकालते हो, फिर हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, फिर पांचों एरर का मीन निकालते हो। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो आप? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5। okay, so just a minute, you have to find out what is mean absolute error. okay, so ठीक है, थोड़ा here and there is okay. mean absolute error, delta T1 plus delta T2 plus delta T3 plus delta T4 plus delta T5 by 5। तो ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको डिनोट करते वक्त हम लोग डेल्टा टी मीन से डिनोट करते हैं। ये भी मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। तो दिस हैपेंस टू बी 0.11 सेकेंड। आपको पूछा है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, यही पूछा था आपको। तो आगे आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो फिर आप डेल्टा टी मीन को टी मीन के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते। ओके, हमको पूछा ही है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सारे वैल्यूज का पहले मीन लो, आपको मीन वैल्यू मिल जाएगा। मीन में से हर एक वैल्यू को माइनस करके उसका मॉड लो। मॉड लेना पड़ता है क्योंकि डेफिनेशन है, ये एब्सोल्यूट एरर है मतलब मॉड वैल्यू है। फिर पांचों एब्सोल्यूट एरर का एवरेज लो, दैट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.11। ओके, so this is how you are supposed to solve this question. All right, so that is sufficient for today. We will stop at this question.